नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। First of all, for those of you who don't know me, मेरा नाम महद हाशमी है। I am a second year student in Beria College, Islamabad. Most of you probably will know me from somewhere or another. या तो फैमिली होंगे या क्लासमेट्स होंगे या और जूनियर्स होंगे. But just in case anyone doesn't know me, मेरा नाम महद है. अच्छा, after a bit of consultation ये डिसाइड हुआ था कि हम इस सीरीज को ब्यूटी एंड एलिगेंस ऑफ द कुरान और खासतौर पे लिटरेरी ब्यूटी की एक्चुअल जो लैंग्वेज है कुरान की, जो लिंग्विस्टिक्स हैं, उसमें जो ब्यूटी है उसका एनालिसिस करेंगे इस सीरीज में. तो दैट इज व्हाट वी इंशाल्लाह गोना बी डूइंग. थोड़ा सा लेट्स फॉर्म अ बेसिस टुडे. इंट्रोडक्शन हो जाए कि व्हाई दिस टॉपिक, इसमें हम क्या कवर करेंगे, किस तरह करेंगे, और इसके लिए थोड़ी बहुत एक बेस बन जाए ना कि हम क्या चीज़ डिस्कस करें. तो फर्स्ट ऑफ तो ये चीज़ ज़हन में रहे कि व्हाई डू वी नीड टू डिस्कस द लिटरेरी ब्यूटी ऑफ द कुरान. भाई एक तो ये है कि हम ये अकीदे के उस पर बिलीफ रखते हैं कि जी कुरान के बारे में हर चीज़ परफेक्ट है, राइट. कुरान की क्लेम्स परफेक्ट हैं, कुरान की प्रिडिक्शंस परफेक्ट हैं, कुरान की लैंग्वेज परफेक्ट परफेक्ट है, कुरान में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कुछ फ्लॉ नहीं है, और कुरान में जो चीज़ जिस तरह कही गई है वो उससे बेहतर और जिस तरह कही नहीं जा सकती थी. ठीक है. और लिंग्विस्टिकली या लिटरेरली बात करें तो कुरान का अपना भी एक क्लेम था ना कि जब कुरान नाजिल हुआ था और कुफ़ार उसका इनकार कर रहे थे, तो अल्लाह ताला का क्लेम क्या था कि ये कुरान है, अगर तुम कहते हो कि ये घड़ा हुआ है, अगर तुम कहते हो कि ये मोहम्मद ने खुद लिख लिया, खुद बना लिया है, या किसी और ने लिख के इनको दे दिया है, तो तुम भी ऐसा लिख ले आओ. ये चलो पूरा कुरान नहीं लाते, तुम 10 सूरतें ले आओ. 10 सूरतें नहीं लाते, तुम एक सूरत ले आओ, लेकिन ले तो आओ. और सीरत में, मतलब सीरत में भी, इस्लामिक हिस्ट्री में भी, और सेक्युलर हिस्ट्री में भी, जितने भी नॉन इस्लामिक सोर्सेज में हैं, वो भी यही कहते हैं कि देयर वाज़ नॉट अ सिंगल पर्सन जिसने कुरान के बराबर उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसके बराबर में कुछ ला के दिखाया. लोगों ने कहा बहुत कि नहीं हम भी ऐसा कह सकते हैं, हम भी ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन कोई लाया नहीं. ठीक है. दिस इज वन ऑफ द की एविडेंसेस कि कुरान की लिंग्विस्टिक्स, कुरान की लैंग्वेज इतनी टॉप क्लास थी कि नो वन कुड इवन कम क्लोज टू इट, नो वन कुड इवन कम क्लोज टू चैलेंजिंग इट. ठीक है. कुरान की लिंग्विस्टिक परफेक्शन उसकी अल्लाह की तरफ से होने की एक दलील थी. तो अगर एक दलील और इतनी स्ट्रॉन्ग दलील है तो फिर हम क्यों ना उसको एग्जामिन करें. ठीक है. पहली बात ये. दूसरी बात ये है कि जब हम कुरान को अकायद और अहकामात से आगे बढ़ के एक नए एस्पेक्ट से देखना शुरू करते हैं, लिटरेचर वाइज हम देखना शुरू करते हैं, तो होता क्या है, दैट ओपन्स अप द पाथवे फॉर नॉन मुस्लिम्स टू एंगेज विद द कुरान. क्योंकि अभी तो सिर्फ हम मुस्लिम्स करते हैं ना, हम मुस्लिम्स पढ़ते हैं कुरान अपने उसके लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए, फिक्र के लिए, अहकामात के लिए, सो ऑन एंड सो ऑन. ठीक है. नॉन मुस्लिम जो कहीं अगर वो कुरान पढ़ रहा है तो वो रिलीजियस स्टडीज की डिपार्टमेंट पढ़ रहा है किसी यूनिवर्सिटी में, या कोई वैसे आज रिसर्च पढ़ रहा है, और उसको फ्रॉम अ क्रिटिकल लेंस देख रहा है. ठीक है. कि इसमें ये क्रिटिक कर सकते हैं हम, इसमें ये गलत लिखा हुआ है, या इसमें ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसमें वो वैसे होना चाहिए था, या इसमें कुरान के बारे में बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं, खासतौर पे क्रिश्चियंस एंड ज्यूज, कि भाई कुरान असल में इट्स जस्ट कॉपी of of the of their books of तौरात एंड इंजील. वो ये कहते थे कि असल में आप ट्रेड और इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया करते थे, तो कभी हबशा गए, कभी सीरिया गए, कभी रोम गए, कभी पर्शिया गए. तो इन्होंने उन ट्रैवल्स में कहीं किसी से कोई बात सुनी, कहीं किसी की बाइबल का कोई किस्सा सुना, कहीं किसी की तौरात का कोई किस्सा सुना, और उसको मिक्स करके कुछ ना कुछ अपना डाल के उसमें उसको कुरान बना दिया माशाल्लाह. ठीक है. वो ये बात क्या करते थे. तो बट दिस इज अगेन अ क्रिटिक फ्रॉम अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कुरान को देखना. अगर हम कुरान के लिटरेरी एनालिसिस का दरवाजा खोलते हैं, जो कि असल में आज बहुत कम है, लेकिन वेरी फ्यू स्कॉलर्स जिन्होंने इस पर थोड़ा बहुत भी काम किया है, और वो भी मोस्टली अरब हैं,
नॉन अरब स्कॉलर्स में देयर इज प्रैक्टिकली नो वन जिसने इसको शेयर, वेरी फ्यू, वेरी रेयर पीपल, और उन्होंने बहुत लिमिटेड काम किया क्योंकि अगेन देयर इज ओनली सो मच वन पर्सन कैन डू ना, इसलिए यू नीड एन एंटायर फील्ड ऑफ पीपल, एन एंटायर फील्ड ऑफ people with different interests and different viewpoints to understand art. Literature is an art, और किसी चीज का लिटरेरी एनालिसिस करने के लिए वन आई विल नेवर बी इनफ, ठीक है। लिटरेचर के बारे में बात की जाती है कि लिटरेचर के बारे में क्या, वैसे इन जनरल आर्ट के बारे में बात की जाती है कि आर्ट इज समथिंग दैट इज यूनिक। साइंस का क्या है कि अगर आइंस्टाइन नहीं होता तो कोई और उसकी थ्योरीज उसके 50 साल बाद 100 साल बाद किसी न किसी तरह से इन सम वे शेप और फॉर्म डिराइव कर ही लेता, सही है, फाइंड कर ही लेता उसकी थ्योरीज को। अगर न्यूटन नहीं होता तो कोई ना कोई किसी न किसी तरह से उससे 100 साल बाद 200 साल बाद विद सम माइनर डिफरेंसेस वो थ्योरीज फॉर्म हो जाती, क्योंकि दैट इज एब्सोल्यूट ना, वो ऐसे ही चलता है। वो एक बंदा नहीं देखेगा दूसरा बंदा देख लेगा लेकिन एंड रिजल्ट सेम है। बट आर्ट इज समथिंग जो कि यूनिक होता है। अगर शेक्सपियर शेक्सपियर नहीं लिखता तो कोई और शेक्सपियर नहीं लिख सकता था, ठीक है। अगर लियोनार्डो डा विंसी वो नहीं बनाता, मोनालिसा नहीं बनाता, तो कोई और मोनालिसा मोस्ट लाइकली नहीं बनाता, ठीक है। इट्स आर्ट इज समथिंग वेरी यूनिक, वेरी पर्सनल। तो वही चीज लिटरेरी एनालिसिस या लिंग्विस्टिक एनालिसिस कुरान भी अप्लाई करती है कि यू नीड अ लॉट ऑफ पीपल विद लॉट ऑफ यूनिक व्यू पॉइंट्स, लॉट ऑफ यूनिक पर्सपेक्टिव्स टू ओपन दिस फील्ड एक्चुअली, ताकि लोग इसमें एक्चुअली स्टेप इन कर सकें। तो सॉरी मैं थोड़ा सा डी ट्रैक हो गया, but the point was कि अगर we open this door of linguistic analysis तो सिर्फ रिलीजियस स्टडीज के डिपार्टमेंट में क्रिटिकल एनालिसिस के बजाय आपकी ये किताब, आपका ये आपकी ये जो मुकद्दस किताब है, इसको एक और एवेन्यू मिल जाएगा नॉन मुस्लिम्स के एक्सेस का, विच विल बी मच लेस क्रिटिकल, ठीक है। क्योंकि जब लिटरेचर स्टडीज का डिपार्टमेंट किसी चीज का लिटरेरी एनालिसिस करता है तो दे डू इट सो दे कैन अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ इट, नॉट सो दे कैन क्रिटिक इट, राइट। So it will be a much better dawah tool and a much better tool to invite non-Muslims to come seek it. देखो ये भी है कुरान, right? So this is one big aspect of why we need to study Quran as literature. अच्छा, अब ये तो हो गया the why, क्यों करना है, ठीक है। अब a few bases that I want you guys to cover to start with, ताकि हमें पता हो कि हम बात क्या करें, ठीक है। कुरान की दो मेन डिविजन हैं जो आप के टाइम पे थी। एक तो ये कि कुरान आयात में डिवाइडेड है, right? There's 6,000 something ayat, 6,400 and something ayat, if I'm not mistaken. And there are 114 सूरत। अच्छा, अब ये आयात और सूरतें जो हैं, इनके बारे में एक बहुत कॉमन मिस्टेक ये है कि सूरतों को अक्सर जब ट्रांसलेट किया जाता है चैप्टर कह दिया जाता है, आयात को अक्सर जब ट्रांसलेट किया जाता है तो वर्सेस कह दिया जाता है। अच्छा, दिस इज समथिंग दैट हैज फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। They essentially damage the core meaning of surah and ayah, ठीक है। कैसे? अच्छा, what is a chapter? किसी बुक के जब चैप्टर्स होते हैं तो what is a chapter? चैप्टर की कुछ डेफिनेशन है ना, चैप्टर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। What are those characteristics? पहला तो ये कि चैप्टर्स हैव अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपने चैप्टर 1 से पढ़ना शुरू किया, अब आप 1 में वो आपके ऑथर जो है वो आपकी बेस बनाएगा कि देखो ये बात थी, ये एक आर्गुमेंट करेगा, फिर उसको वहाँ खत्म करेगा, फिर चैप्टर 2 पे मूव करेगा, ठीक है। चैप्टर 2 का पूरा आर्गुमेंट करेगा, फिर चैप्टर 3 पे मूव करेगा। अब जो बात चैप्टर 1 में थी वो वापस चैप्टर 3 में नहीं आएगी, राइट। वो बात कुछ अलग आएगी, चैप्टर 1 में थी वो चैप्टर 1 में होके खत्म हो, वो एक टॉपिक किया, खत्म किया, फिर अगले में मूव किया, राइट। दैट इज अ चैप्टर। बट कुरान ऐसा नहीं करता। कुरान एक नए तरीके से चलता है। कुरान मल्टीपल बातें एक ही सूरत में भी कर जाता है, और कुरान एक ही बात मल्टीपल सूरतों में भी रिपीट करता है, राइट। तो अब लेट्स से अगर, अच्छा एक और बात, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को लेके ये वाली बात कि अक्सर और बेशतर ये पैटर्न भी होल्ड करता है
कि जो चीज़ सबसे पहले लिखी जाती है वो बुक का सबसे पहला चैप्टर होता है, राइट? एक ऑर्डर में लिखा जाता है बुक को। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इस सेंस में भी कि टॉपिक्स वाइज चलता है, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इस सेंस में भी कि जो सबसे पहले लिखा जाता है वो सबसे पहले होता है, राइट? तो अगर कुरान में ऐसा होता तो फिर क्या सबसे पहले आता? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। लेकिन वो नहीं आता, वो आता है एंड में जाके अम्मा पारा में। और सूरह बकरा जिसकी अक्सर पोर्शंस ऐसे हैं कि वो बिल्कुल एंड में नाज़िल हुई, वो बिल्कुल शुरू में आ जाती है। सूरह फातिहा के फौरन बाद आ जाती है दूसरी सूरत है, ठीक है? इट्स नॉट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इट्स नॉट ऑर्डर्ड बाय साइज़, क्योंकि सूरह फातिहा है, फिर सूरह बकरा है, फिर सूरह आल इमरान है, और फिर इट्स नॉट ऑर्डर्ड बाय साइज़, इट्स नॉट ऑर्डर्ड बाय टॉपिक, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने पहले सारे नमाज के अहकाम बता दिए, फिर सारे रोज़े के अहकाम बता दिए, फिर सारे विरासत के अहकाम बता दिए, और फिर आगे चल के हम दोबारा रिपीट नहीं होते, ऐसा भी नहीं है। सूरह बकरा के अंदर ही आप अच्छा कोई आपसे पूछे कि भई अगर चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर 2 जो है कुरान का, उसका टॉपिक क्या है? कि किसी बुक में कोई चैप्टर होता है, तो उसका एक टॉपिक होता है ना, कि इस चैप्टर में मेरी मैथ्स की बुक में चैप्टर नंबर 2 लिमिट्स और डेरिवेटिव्स पे बात करता है। अब अगर मैंने लिमिट्स और डेरिवेटिव्स पढ़ना है, तो मैंने चैप्टर 2 पढ़ना है। मैंने ना चैप्टर 3 पढ़ना है, ना चैप्टर 9 पढ़ना है, ना चैप्टर 1 पढ़ना है। मैंने चैप्टर 2 पढ़ना है। अब मैं आपको बोलूँगा कुरान के चैप्टर नंबर 2 का मुझे टॉपिक बताएँ। इसका नाम है अल बकरा, और 287 नहीं, 286 आयत है। हाँ, 286 आयत है, 286। अब क्या उस 286 की 286 आयत गाय के बारे में? बकरा गाय उर्दू अरबी में गाय को कहते हैं ना, तो क्या वो 286 की 286 आयत गाय के बारे में? नहीं। फिर किसके बारे में? मज़े की बात, सूरह बकरा वो सूरत है जिसमें कुरान के तकरीबन हर टॉपिक आता है। ईमान, निफाक, कुफ्र, जन्नत, जहन्नम, विरासत, नमाज, रोज़ा, मतलब कुछ नहीं छोड़ा। एक हदीस भी है ना कि आप ने फरमाया, हर चीज़ की एक चोटी होती है, एक सिनाम होता है, और कुरान का सिनाम बकरा है। कि कुरान की जो पीक है, मतलब लाइक द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कुरान इज़ बकरा, राइट? तो अगेन बकरा का टॉपिक बताना हम में से किसी की बस की नहीं है, क्योंकि कोई टॉपिक है ही नहीं। इट इज़ एज़ इफ कि देयर आर मल्टीपल स्ट्रिंग्स, ईच स्ट्रिंग इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, और उन टॉपिक्स को आपस में ट्विस्ट, उन स्ट्रिंग्स को आपस में ट्विस्ट कर दिया गया है। वो ऊपर से देखना शुरू करोगे, एक कलर पे, दूसरा कलर पे, तीसरा कलर पे, चौथा कलर पे, पाँचवाँ कलर। टेक्निकली स्पीकिंग वो स्ट्रिंग्स हैं तो पूरी-पूरी। वो स्ट्रिंग्स बीच में कट तो नहीं है, लेकिन आप अगर सामने से देखोगे तो आपको लगेगा कि इट्स इन पीसेस, राइट? एक कलर का पीस आता है, फिर दूसरे कलर का पीस आता है, फिर तीसरे कलर का पीस आता है। The strings will look distinct, but actually they're one string from top to bottom, right? तो this is essentially the Quran. कुरान में टॉपिक वाइज भी नहीं वो हो रहा, ऑर्डर हो रहा। फिर एक बुक का क्या कॉन्सेप्ट होता है? एक बुक को आपने चैप्टर वाइज पढ़ना होता है, वरना आपको समझ नहीं आता, राइट? मेरी मैथ्स की बुक में चैप्टर 1 इज लिमिट्स, yes sorry, chapter 1 is functions, chapter 2 is limits and derivatives, chapter 3 is integration, chapter 4 is differential equations, ठीक है? अब मैंने फंक्शंस ही नहीं पढ़ा होगा, तो मैं अगला चैप्टर नहीं पढ़ सकता, वो समझ ही नहीं आएगा मुझे, राइट? क्योंकि वो चैप्टर बेस करता है मेरी चैप्टर 1 की लर्निंग पे। लेकिन कुरान में ऐसा भी नहीं है। कुरान में आपको मैं बोलूँ कि आप फलाँ सूरत पढ़ लें, ज़रूरी नहीं है कि वो सूरत समझने के लिए आपको सूरह फातिहा से शुरू करके उस सूरत तक आना पड़े वो समझने के लिए। आप बीच में निकाल के उस सूरत को भी समझ सकते हैं, राइट? और ऐसा भी हो सकता है कि शुरू वाली कोई सूरत समझने के लिए आपको बाद ही की सूरत का सहारा लेना पड़े, राइट? क्योंकि अकेले कुरान की किसी एक चीज़ को भी समझना इज़ वेरी डिफिकल्ट। इट्स नॉट अ सीक्वेंस वाइज़ थिंग कि ओह! मैंने ये पढ़ लिया तो मुझे ये समझ आ जाएगा, राइट? For all of these reasons, calling a surat a chapter is incorrect, right? एक अपनी आइडेंटिटी है एक सूरत की, उसको सूरत ही कहा जाए तो बेहतर है, राइट?
And this is part of the uniqueness of the Quran. It does not rely on standard literary constructs. एक चैप्टर एक स्टैंडर्ड लिटरेरी कॉन्स्ट्रक्ट है ना, कोई भी ऑथर कोई बुक लिखता है वो चैप्टर्स में उसको डिवाइड करता है. द कुरान डज नॉट यूज दैट लिंग्विस्टिक दैट लिटरेरी कॉन्स्ट्रक्ट. कहते हैं कुरान का अपना एक स्टैंडर्ड है. कुरान अपने स्टैंडर्ड पे बात करता है. कुरान आपके स्टैंडर्ड पे आके नहीं आपको देता लिटरेचर, राइट. ये तो हो गई सूरत की बात. अब बात करते हैं आयत. आयत को कॉमनली दो, एक मोस्ट कॉमन है कि उसको वर्स कहा जाता है. एक कुछ लोगों को वर्स मना करके लोग सेंटेंस पे आ जाते हैं. ठीक है, दोनों चीजें आ जाते हैं. बात करेंगे क्यों. वर्स क्या होती है. वर्स सुनते साथ आपको पहली चीज जो याद आती है दैट इज पोएट्री, दैट इज म्यूजिक, राइट. लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने बार बार रिपीट किया है कि ये हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायरी नहीं सिखाई. ये इनकी शान निशानी नहीं है. सूरह यासीन में आता है गालिबन ये. और फिर एक और जगह पे भी आता है कि ये किसी शायर का कलाम नहीं है कुरान को लेके, पर कम है जो तुम यकीन रखते हो. मुझे रेफरेंस भूल रहा है इस बात का, राइट. तो वो जब हम वर्स कहते हैं तो डायरेक्टली रिलेशन जाता है पोएट्री से. एंड वी डू नॉट वांट दिस टू बी कंफ्यूज्ड विद पोएट्री. कोई नॉन मुस्लिम जब इसको देख रहा है तो वी डू नॉट वांट हिम टू थिंक कि यहाँ से ये लिंक पोएट्री का बन रहा है या वर्स इज समथिंग सिमिलर टू द पोएटिक कॉन्स्ट्रक्ट दैट इज अ वर्स. पोएट्री की वर्स एंड कुरान की आयत हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर, राइट. तो उस डिस्टिंक्शन को मेंटेन करने के लिए वी डू नॉट वांट एनी सिमिलैरिटी विद पोएट्री. अच्छा, वर्स सुन के दूसरा ख्याल क्या आता है. बाइबल, राइट. और वो चीज भी हमें बहुत स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है. क्यों. क्योंकि बाइबल के साथ इतना कुछ हो चुका है इन 2000 साल में कि एक तो बाइबल को बहुत हेविली चेंज किया जा चुका है. ठीक है, बाइबल इज वेरी हेविली करप्टेड. बहुत सारे लोगों ने एट वेरियस टाइम्स थ्रू आउट हिस्ट्री उसको अपनी मर्जी से ट्विस्ट किया, चेंज किया, ट्वीक किया और कुछ चीज़ें निकाल दी, कुछ चीज़ें अपनी मर्जी से डाल दी. इवन नाउ अगर आप एक्चुअल क्रिश्चियन स्कॉलर्स को सुनो तो दे से कि भाई द बाइबल इज नॉट द सेम बाइबल एज इट वाज 2000 years ago. हमारे पास नहीं है वो बाइबल, हो भी नहीं सकती, राइट. there are several passages जो ओवर टाइम प्रूव हो चुके हैं कि जी ये तो असल बाइबल में थे ही नहीं, तो बाद में किसने डाले और फिर उनको बाद में निकाल दिया गया. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें. तो अगेन वी डू नॉट वांट द कंफ्यूजन विद द बाइबल ईदर. We want the uniqueness of the Quran to remain the uniqueness of the Quran. इसीलिए forget verse. ठीक है, let's come to sentence. अच्छा, sentence क्या होता है. sentence होता है एक complete statement जिसमें अपना एक मतलब हो और जिसका अपना एक complete meaning हो. अच्छा, वो भी आयत पूरा नहीं करती. अलिफ लाम मीम आयत है, क्या ये सेंटेंस है. नो आइडिया, वल्लाहु आलम. ठीक है. अच्छा, फिर सूरे सूरह बकरा में आती है ना आयत कुर्सी. अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निही. अगेन ये इस एक आयत में 9 जुमले आते हैं, 9 सेंटेंसेस आते हैं. इसलिए आयत को सेंटेंस भी नहीं कह सकते कि कहीं पे एक आयत एक सेंटेंस भी नहीं बन पा रही और कहीं पे एक ही आयत में मल्टीपल सेंटेंसेस आ रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए हम उसको सेंटेंस भी नहीं कह सकते. रिवर्ट बैक किस बात पे करें कि आयत है. कुरान का अपना यूनिक स्टैंडर्ड है. वो ना सेंटेंस है, ना वर्स है, ना चैप्टर है. कुरान की सूरतें हैं और उन सूरतों के अंदर आयात हैं. ठीक है. नंबर 1 लिटरेरी डिस्टिंक्शन ऑफ द कुरान. आज बात करते हैं आयत में. ठीक है, हमने बता दिया कि आयत क्या नहीं है. अब लेट मी टेल यू आयत क्या है. सही है. नंबर 1, लेट्स सी कि एक्चुअली कुरान में किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है लफ्ज आयत. ठीक है, आयत या आयात. लेट मी पुल दिस अप. अच्छा, आयत. अच्छा, अरबी की अगर किसी को भी बेसिक नो हाउ है या नहीं भी है तो आई विल गिव यू अ ब्रीफ समरी ना कि अरबी में
95% of words, probably ज़्यादा ही इससे, but कम से कम 95% of words are built of three letter roots. ठीक है? तो हर word का एक three letter root होता है और उसको different forms में morph करके उससे अलग अलग वर्ड्स बनाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल फतहा है, फा ता और हा. फतहा से बनेगा यफ्तहु, फतहा से बनेगा फातिह, फतहा से बनेगा मफ्तूह, फतहा से बनेगा इफ्तिताह. राइट? तो ये सारे फतहा से, फतहा के थ्री लेटर रूट से बने. आयत का थ्री लेटर रूट जो है दैट इज हमजा या. ठीक है? और उसके आगे ता जो है वो असल में मोनस होने का लगता है. तो अरबी में हर वर्ड या तो मुज़क्कर होता है या मुअन्नस होता है. ठीक है? उर्दू में भी ऐसा ही है. उर्दू में भी मतलब वो जो एज लॉन्ग डिबेट है ना कि दही होता है दही होती है, इसी तरह अरबी में कुछ चीज़ों के एक्चुअल उनका फिजिकल में या बायोलॉजिकली कोई जेंडर नहीं है. उनको मतलब बायोलॉजिकली उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती उनको जेंडर हो, लेकिन लिंग्विस्टिकली उनको कोई एक जेंडर असाइन किया जाता है कि जब उनके ऊपर रेफर करेंगे उनको तो हम मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूज करेंगे या फेमिनिन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूज करेंगे. तो फेमिनिन लैंग्वेज के एंड, फेमिनिन वर्ड्स के एंड पे ता लगता है अक्सर. एक अलामत ये है कि उसके आगे ता लगता है. असल में ये आयत जो बनता है वो उस ता की वजह से, फेमिनिन होने की वजह से बनता है. इसका रूट अलिफ या है. ठीक है? अच्छा, कुरान में आता है बल हुआ आयातुम बय्यिनात, कि ये कुरान मतलब कुरान वो होता तो नहीं बट ज़मीर जो हुआ है कि ये असल में सिर्फ वाज़े आयात हैं. आयातुम बय्यिनातुम, आयात वाज़े खुली हुई, बय्यिना. राइट? तो ये खुली वाज़े आयात हैं. तो यानी कि कुरान में हर चीज़ एक आया है. ठीक? कुरान बना सिर्फ आयात के मजमूए से, कुरान में और कुछ नहीं. ओके, आगे चलें. फिर एक और जगह आता है वलिनजअलहु आयतल लिन्नास. ये हजरत की सूरह मरियम में आता है गालिबन, और इससे इशारा होता है हजरत ईसा की तरफ कि हमने इनको बनाया, हमने ईसा को बनाया आयत लोगों के लिए. ठीक है? ईसा को आयत बना के भेजा. तो यानी कि सिर्फ कुरान में आयत नहीं है, ईसा भी एक पैगंबर भी आयत है. ठीक हो गया. अच्छा, आगे चलें. फिर एक और जगह पे आता है लक़द कान फी यूसुफ व इख्वतिही आयातुल लिस्साइलीन, कि हमने बेशक यूसुफ, सॉरी, बेशक यूसुफ और उसके भाई आयात हैं उन लोगों के लिए जो सवाल करते हैं. ठीक है? उन लोगों के लिए जो ढूंढना चाहते हैं, किसी का सवाल करते हैं, उसको मांगते हैं, किसी को तलब करते हैं. ओके, चलो. ईसा अलैहिस्सलाम तो पहले क्योंकि ऑलरेडी एक नबी आ चुके थे, अब यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम एक और नबी आ गए. लेकिन अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी याद करें तो उसमें उनके भाई जो हैं दे आर नॉट वेरी गुड पीपल. ठीक है? तो ना सिर्फ कुरान में आयात हैं, अंबिया भी आयात हैं, और देख बुरे लोग भी, तो बुरा नहीं कहना चाहिए बट लाइक नॉट गुड पीपल, वो भी आयात काउंट हो रहे हैं. ठीक हो गया. अच्छा, उसके अलावा कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम. हम लाज़िमन अनकरीब उन्हें दिखा कर रहेंगे. अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम लाज़िमन उन्हें अनकरीब दिखा कर रहेंगे आयात, आसमानों में भी, यूनिवर्स में भी. आफाक, सॉरी, आसमानों नहीं, यूनिवर्स में भी. उफुक कहते हैं ना यूनिवर्स को. तो हम सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम, आफाक में भी और उनके अपने अंदर भी, उनके नफ्स में भी. तो यानी कि मेरे अराउंड स्काई में जो कुछ मुझे नजर आ रहा है, जो यूनिवर्स है, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ऑल ऑफ दोज आर आयात. और मेरे अपने अंदर भी आयात है. तो माय बायोलॉजी, माय ऑर्गन्स, माय बॉडी, माय माइंड, माय हार्ट, एवरीथिंग इज एन आया. और आखिरी आयत जो मैं अभी कोट करूंगा इस सीरीज में, वो है इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब, कि बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में
वख्तिलाफिल लैलि वन नहार, और आसमान और दिन, सॉरी, रात और दिन के उलट फेर में, उनके इख्तिलाफ में, लआयातिन लिउलिल अलबाब, सोचने समझने वालों के लिए, गौर व फिक्र करने वालों के लिए, उलुल अलबाब के लिए आयात है। तो यानी कि ज़मीन, आसमान, उनकी तख्लीक, उनके अंदर जो कुछ है, दिन, रात, सुबह, शाम, हर चीज़ आयत है। अब आयत का मीनिंग एक्सपैंड हो गया। अब खुद देखो कि इसको वर्स बोलना या इसको सेंटेंस बोलना गलत नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, अब ये तो हो गया सिर्फ जिन कॉन्टेक्स्ट में कुरान इस्तेमाल करता है, कुरान मेंशन करता है डायरेक्टली लफ्ज़ आयत या आयात को। आयत का एक मानी, अगर हम अब लिंग्विस्टिक्स में या ग्रामर में जाएं, तो आयत का एक मीनिंग होता है समथिंग विद वैल्यू, जिसकी कोई वक़्त, जिसकी कोई औकात हो, ठीक है? इमेजिन कि कुछ लोग एक कैंप साइट पे थे, ठीक है? उन्होंने वहाँ कैंप लगाया हुआ था और वहाँ कुछ दिन रहे, और उसके बाद चीज़ें पैकअप की और चले गए। अब क्या उनके पास जो कुछ था, वो जो कुछ लाए थे, वो सब लेके चले गए? या ज़्यादातर चीज़ें लेके चले गए, लेकिन कुछ चीज़ें छोड़ भी गए? हर चीज़, मतलब, एंड बाय एवरीथिंग आई मीन एवरीथिंग, 100% ऑफ एवरीथिंग जो कुछ वो लाए थे, क्या वो सब लेके चले गए? या मेजॉरिटी लेके चले गए और कुछ थोड़ा बहुत छोड़ भी दिया? ज़ाहिर-सी बात है कुछ थोड़ा बहुत छोड़ा भी होगा, राइट? कुछ चीज़ें जो यूज़ की नहीं होंगी, जो पीछे जो यूटिलाइज़ हो चुकी होंगी, मतलब उन्होंने आग जलाई, जो लकड़ी थी जो अभी नहीं जली थी, उसको तो चलो ले गए होंगे वो, लेकिन जो जल के राख बन के खत्म हो गई, उसको तो नहीं लेके जाएँगे, उसको तो वहीं छोड़ गए, ठीक है? इसी तरह कोई चीज़, लेट्स से आजकल के दौर में कोई खाना लेके आया हुआ था, कुछ उसके कुछ बाकियात रह गए होंगे, कोई पानी की बॉटल रह गई होगी, कोई चीज़ रह गई होगी, समथिंग दैट इज़ नॉट ऑफ वैल्यू, ठीक है? तो इस तरह का जब होता था ना, तो अरब लोग कहा करते थे कि खरजुल कौमी बिआयातिहिम, खरजुल कौमा बिआयातिहिम, सॉरी, कि ये कौम जो थी, ये लोग जो थे, ये चले गए अपनी आयात के साथ, ठीक है? तो एवरीथिंग ऑफ वैल्यू दैट दे हैड, उसको वो लेके चले गए। एवरीथिंग ऑफ वैल्यू के लिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ? बिआयातिहिम, अपनी आयात के साथ वो चले गए। तो अब इसको पीछे से मैच करें कि पीछे आया था सुबह, शाम, दिन, रात, आसमान, ज़मीन, इंसान, नबी, अच्छे, बुरे, हर कीड़ा-मकोड़ा, हर चैलेंज, हर ब्लेसिंग, एवरीथिंग इज़ एन आया, राइट? तो यानी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं इस बात में, अगेन मैं एडिटिव रीज़निंग क्या कहते हैं इसको? एक डिडक्टिव रीज़निंग होती है, एक होती है, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, बट लाइक उसका ऑपोज़िट जो होती है, कि बेसिकली 2 और 2 4 करके बात करना। तो पीछे हमने बात की कि वो सारी चीज़ें आयात थी, और अब यहाँ पे आयत का मीनिंग आ रहा है समथिंग ऑफ वैल्यू, यानी कि वो सारी चीज़ें जो थी, उन सब की कोई ना कोई वैल्यू थी। उन सब की, इंसानों की, जानवरों की, कीड़ों की, मकोड़ों की, परिंदों की, दिन की, रात की, सुबह की, शाम की, स्टार्स की, प्लैनेट्स की, हर चीज़ की कोई ना कोई एक वैल्यू, एक इनहेरेंट वैल्यू है, ठीक है? दिस इज़ द फर्स्ट लिंग्विस्टिक मीनिंग ऑफ आया जो हमने देखा। अच्छा, सेकंड, आई जो है, अलिफ या से हम बात कर रहे हैं ना, इसी रूट से बात कर रहे हैं। अच्छा, एक रूट से जो डिफरेंट अल्फाज बनते हैं ना, उनके मीनिंग्स इंटरट्वाइंड होते हैं, उसी रूट में वो सारे मीनिंग्स आते हैं। तो अगर हम अलिफ या से बात कर रहे हैं, तो जितने भी हम वर्ड्स देखेंगे, उन सब का इससे कोई ना कोई लेना देना, ठीक है? अच्छा, अलिफ या से ये बनता है आई। अलिफ तो नहीं, हमजा बोलते हैं इसको अरबिक में, बट हमजा जबर या, या इससे बनता है आई। ये होता है इस्मुल इस्तिफहाम, जो वो इसम, वो लफ्ज जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो और इसका मतलब जनरली होता है कि कौन सी या किसकी, नॉर्मली अगर हम उर्दू में तर्जुमा करें ना इसका,
उस सेंस में यूज होता है ये क्वेश्चन पूछने के। तो यानी कि एन आया इज सपोज टू मेक यू क्वेश्चन, इट्स सपोज टू मेक यू क्यूरियस, इट्स सपोज टू मेक यू look around and think about things and ponder about things, ठीक है? That's what a question makes you do. अच्छा, फिर आया का एक और मतलब डायरेक्शन भी होता है, ठीक है? थर्ड मतलब इसका होता है डायरेक्शन। दोबारा पिछली वाली एग्जांपल पे जाएं कि वो जो कैंप साइट थी जिसको आप छोड़ के गए थे और उसमें कुछ सामान थे, कुछ सामान था, ठीक है? वो जो सामान रह गया था that points towards where you are going, ठीक है? That points towards where you left. तो वो आपकी तरफ आने वाली आयात है। अब कुरान जिस कॉन्टेक्स्ट में आयत यूज कर रहा है वो डायरेक्शन बता रही है। वो सारी आयात दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन, दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स अल्लाह, ठीक है? यानी कि all of Allah's ayat point to Allah. They tell you the direction, they tell you the way towards Allah. अच्छा, फिर आई सेम वर्ड जो हमने पीछे इसमें इस्तिफहाम यूज किया, आई यूज होता है अमेजमेंट के लिए भी, ताज्जुब के लिए, कि मतलब मैं बोलूँ अगर अय्यी रजुल हादा, कि व्हाट एन अमेजिंग गाय दैट इज, ठीक है? अय्यी शक्कुन हादा, कि व्हाट एन अमेजिंग अपार्टमेंट दिस इज, ठीक है? तो अमेजमेंट के लिए, ताज्जुब के लिए, क्या क्या इतनी अमेजिंग चीज है ये, उसके लिए भी आई यूज होता है। तो यानी कि एन आया इज सपोज टू इम्प्रेस एंड अमेज अ मोमिन, एक ईमान वाले के लिए ये ताज्जुब की एक सोर्स है आया। हर एक आया, हर एक आया, चाहे वो कुरान की हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो उसके अपने अंदर हो, चाहे वो आफाकी हो, वो उसके लिए एडमिरेशन और अमेजमेंट का एक सोर्स है कि वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ने क्या तख्लीक की है, राइट? अच्छा, इसीलिए यू विल सी कि नॉट मेनी एथियस्ट या नॉट मेनी डिसबिलीवर्स आर क्या कहते हैं, लाइक उनकी जिंदगी बहुत मोनोटोनस होती है। मतलब एक मुस्लिम बाहर निकलेगा धूप में, लाइक माशाल्लाह क्या धूप निकली, सुभान अल्लाह, इस सूरज में क्या कशिश रखी है अल्लाह ने, राइट? और एक काफिर बोलेगा यार फिर धूप निकल आई है, क्या मुसीबत है, इतनी गर्मी हो रही है, राइट? तो एक वर्ल्ड व्यू का शिफ्ट आता है कि एक आयत आपको अमेज करनी चाहिए, आपको उससे डिस्टेन नहीं होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, here fifth definition या fifth meaning of an ayah is something जो किसी चीज को पुकारने के लिए, निदा देने के लिए या उसकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए यूज होती है, ठीक है? कुरान में आता है या अय्युहल इंसान, यहाँ पे क्या आया, अय्युहल, सही है? या इंसान भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आता है या अय्युहल इंसान, या अय्युहल लदीना आमनू, ठीक है? या अय्युहल लदीना कफिरू आता है, हाँ, आता है, या अय्युहल लदीना कफरू। तो आई यहाँ पे जो आ रहा है वो तंबीह के लिए, अटेंशन ग्रैब करने के लिए, किसी को निदा देने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए यूज होता है। तो यानी कि हर आयत जो है इज अ कॉल टू अटेंशन, कि मुझ पे गौर करो, मुझे देखो, मुझ पे गौर फिक्र करो, पॉन्डर ओवर मी, मुझ पे टाइम लगाओगे, मुझ पे सोचोगे, मुझ पे गौर फिक्र करोगे, तब यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम मी। नहीं करोगे तो यू विल गेन नथिंग, ठीक है? ये हो गया फिफ्थ मीनिंग हमारा। अच्छा, सिक्स्थ मीनिंग इज ई, आई से ही बनता है ई, हमजा जेर या, ई, ठीक है? ई का मतलब होता है यस, ठीक है? अफर्मेटिव, यस। अरबी में कोई आपको बोले कि मतलब someone asks you did you go to school, you say e, yes I did, ठीक है? अच्छा, अरबी में एक और लफ्ज यस के लिए यूज होता है, दैट इज नाम। तो आपसे बोले डिड यू गो टू स्कूल, यू से नाम, डिड यू अंडरस्टैंड, यू से नाम, ठीक है? नाम एंड ई बोथ मीन यस, लेकिन
नाम में एक नाम इज अ वीकर यस, ठीक है, और इन ई इज अ स्ट्रॉन्गर अ मोर सर्टेन यस। एग्जांपल देके समझाता हूँ। कोई आपसे पूछे तुम्हें ये बात समझ आई कि नहीं आई, आप बोलो या आई अंडरस्टूड। और कोई आपसे पूछ रहा है तुम्हें बात समझ आई कि नहीं आई, बोलो यस आई अंडरस्टूड इट। फर्क है ना? तो यही फर्क है ई और नाम का। ई में असल में विद सर्टेनिटी विद कन्विक्शन एक यस होता है, और नाम में जरा वीकर यस होता है, ठीक है। तो आयत का अगर मतलब स्ट्रॉन्ग यस है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, तो आयत, हर आयत आपके ईमान को स्ट्रॉन्ग करने का एक जरिया है, आपके ईमान को सर्टेनिटी देने का, साबित कदमी देने का एक एक जरिया, एक सोर्स, एक रास्ता है, ठीक है। दैट इज द पर्पस ऑफ एन आया। सेवंथ मीनिंग ऑफ एन आया इज आई, ठीक है। आई तौर पे जब यूज होता है तो अक्सर तफसीर में यूज होता है। इसका मतलब होता है मीनिंग। तफसीर में कहीं आ जाएगा हादिहिल कलीमतु आई तिलकल कलीमा, कि इस कलमे का मतलब ये कलमा, ठीक है। मैं बोलूं सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो प्लीज बेयर विद मी। अच्छा, तो हादिहिल कलीमा कलीमतु आई तिलकल कलीमा, यानी कि ये लफ्ज, पहले लफ्ज का मतलब ये दूसरा लफ्ज, ठीक है। दैट मीन्स कि एक्चुअल आई का मीनिंग इज मीनिंग। तो शुरू में हमने पहली बात जो की थी कि आया का मतलब समथिंग वैल्यूएबल, नॉट जस्ट वैल्यूएबल, इट हैज टू हैव मीनिंग एज वेल, ठीक है। एथियस्टिक पोजीशन क्या है कि यूनिवर्स का कोई पर्पस नहीं है, इट्स पर्पसलेस। लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, वी लिव वी डाई, दैट्स इट, ठीक है। देयर इज नो इनहेरेंट मीनिंग टू दिस सिस्टम। अल्लाह सेज नो, every ayah has a meaning, every ayah has a purpose, every ayah has inherent value, ठीक है। तो मीनिंग हो गई। लेट्स गो बैक, लेट्स गो क्विकली रिकैप। अच्छा पहले आखिरी वाला कर लेते हैं, उसके बाद वो रिकैप। और आखिरी मीनिंग जो है आया का, वो है जो बहुत कॉमनली यूज होता है तर्जुमों में और इसमें, दैट इज साइन, अलामत, ठीक है। तो ये आपको अक्सर तफसीर में या तर्जुमा में ये मिलेगा कि आयत का मतलब साइन, दिस इज अ साइन ऑफ अल्लाह, दीज वर साइंस ऑफ अल्लाह, ठीक है। तो लेट्स क्विकली गो बैक, और ये जो 8 मीनिंग्स कुरान वाली आयत को शुरू वाली को हटा के जो 8 मीनिंग्स हमने डिस्कस किए, उनको लेट्स क्विकली गो थ्रू देम। पहला वाज समथिंग विद वैल्यू, ठीक है। दूसरा वाज अ वर्ड फॉर अ क्वेश्चन, इसमें इस्तिफहाम, क्वेश्चन करने के लिए यूज होता है। थर्ड इज समथिंग दैट पॉइंट्स यू टू अ डायरेक्शन। फोर्थ इज समथिंग दैट अमेजेस यू, जिससे आपको ताज्जुब हो, ठीक है। फिफ्थ इज समथिंग दैट इज यूज्ड टू कैच योर अटेंशन, इसमें तंबीह है, ठीक है। सिक्स्थ इज अ वर्ड फॉर यस, ठीक है, यस के लिए भी यूज होता है। सेवेंथ इज इट इज यूज्ड फॉर मीनिंग, अय्यी का मतलब है मीनिंग, दिस वर्ड मीन्स दैट वर्ड, हादिहिल कलीमतु अय्यी तिलकल कलीमती, ठीक है। और एट्थ इज साइन, अलामत, निशानी, ठीक है। अच्छा, अब लुक एट दिस, कि ये जो चीज थी, you would never have understood these meanings had you stuck to translation, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि कुरान समझने के लिए अरबी समझना इज ऑफ utmost importance, क्योंकि कुरान आप अरबी के बगैर कैसे समझ सकते हो। मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप एक, हमारे टीचर्स इसकी एग्जांपल दिया करते थे कि गालिब का या इकबाल का बहुत पावरफुल शेर है, बहुत पावरफुल शेर है, मतलब आप पढ़ के उसको झूम जाते हो कि यार क्या बात कर गया। मतलब आप उस एक शेर पे 4 पेज की तशरीह लिख सकते हो, और लाइक एक्चुअली वैलिड तशरीह लिख सकते हो, वो नहीं जो हम पेपर्स में लिखते हैं। सॉरी टू से हम बहुत कुछ बकवास कर देते हैं, बट लाइक एक्चुअली वैलिड तशरीह, उसकी एक्सप्लेनेशन उसमें इतनी डेप्थ थी कि आप एक्चुअली इसको एक्सपैंड कर सकते हो 4 पेजेस तक, ठीक है, उन 2 लाइनों को। आप वही शेर तर्जुमा करके किसी अंग्रेज को दो,
क्या इफेक्ट रह जाएगा उसका? उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा ना। मतलब उसको कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि अच्छा ठीक है, इकबाल ये कहना चाह रहे थे, लेकिन उसकी डेप्थ, उसकी ब्यूटी, उसका एलिगेंस, उसमें जितना न्यूआंस था, वो सब खत्म हो जाएगा व्हेन यू ट्रांसलेट इट। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि व्हेन यू रीड अ ट्रांसलेशन, you're not actually reading what is written, you're reading what the translator understood was written। ठीक है। अगर आप मेरा लिखा हुआ तर्जुमा पढ़ रहे हो, आप एक्चुअली ये नहीं पढ़ रहे कि कुरान में लिखा हुआ क्या है, आप ये पढ़ रहे हो कि मैंने उस कुरान में से क्या समझा। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? आई एम नॉट परफेक्ट, मैं गलतियां भी करूंगा, मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड भी होगी, मैं हर चीज को टू इट्स फाइनल एक्सटेंट समझ भी नहीं सकता। ठीक है। तो अगर you're reading my translation, you're basically relying on my understanding and nothing else. You're not understanding the true depth of the message। ठीक है। आपने उसको एक ट्रांसलेशन में आयत को वर्स या आयत को साइन पढ़ के आपने कहा खत्म जी, खल्लास, हमारा काम हो गया, हमें अरबी सब, हमें पूरा कुरान समझ आ गया। ऐसा नहीं भैया, आपने सारा ये न्यूआंस जितना था आपने सब मिस कर दिया। एंड दिस इज बिहाइंड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द कुरान। कुरान में हर वर्ड, we will inshallah in this series we will look at where Allah uses which word and for what reason। अरबी में कहते हैं ना कि एक लफ्ज को समझाने के लिए, एक कॉन्सेप्ट या एक बात करने के लिए अरबी में 7 अलग अलग अल्फाज होते हैं। ठीक है। तो किस टाइम पे कौन सा लफ्ज अल्लाह ने कुरान में क्यों यूज किया है, ऐसे ही नहीं यूज कर लिया कि एक जगह पे एक यूज कर लिया, दूसरे दूसरा यूज कर लिया वैसे ही जस्ट फॉर वैरायटी। नहीं, उसके पीछे बहुत न्यूआंस है, और वो एक ट्रांसलेशन कभी भी कैप्चर कर ही नहीं सकती पूरे तौर पे। ठीक है। that is this is essentially just this is an ayah into the fact, अगर आपको कुरान समझना है, you have to start with that। You cannot rely on translations। प्लीज खुदा के वास्ते कुछ बहुत बेसिक सी अरबी सीखना शुरू कर दो, लेकिन that is when the Quran will actually start talking to you instead of just being। ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई सारी मीनिंग्स ऑफ आयत की। मैं दोबारा वही बात रिपीट करूंगा कि अगर आयत के इतने सारे, इतने न्यूआंस्ड, इतने डिटेल्ड मीनिंग्स हैं, इतना सारा मफहूम उस एक लफ्ज में इनकम्पस्ड है, और हम उसको आयत से वर्स लिख के गुजर जाए, तो कितनी ज्यादती है कुरान के साथ, है ना। इसलिए हमें समझना बहुत जरूरी है कि क्या फर्क है आयत में और कुरान में, या सूरत में और चैप्टर, सॉरी आयत में और वर्स में, और सूरत में और चैप्टर में, और क्यों इन असल टर्मिनोलॉजीज को पे ही रहना हमारे लिए बेहतर है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बात आयत की, लफ्ज आयत की। we're close to the end। मैं कोशिश करूंगा कि इसको कवर कर लूं within an hour, मैं इसको सब लिया नहीं चाह रहा, but inshallah let's चलो wrap this up। सेकंड पोर्शन ऑफ आज का हमारा डिस्कशन इज द टाइप्स ऑफ अरबिक। ठीक है। नॉर्मली हम कहते हैं यार एक ही फॉर्म, एक ही अरबिक है ना, अरबिक है, कुरान अरबिक में है, हमें अरबिक आती है, मैंने अरबिक सीख ली है, या अरबी जो है लोग अरबिक बोलते हैं, बस। ठीक है। लेकिन अरबिक में भी ऑन अ वेरी वाइड स्केल कम से कम भी आपको तीन डिस्टिंक्शंस, तीन डिविजन्स करनी पड़ती हैं टाइप्स ऑफ अरबिक की। ठीक है। वो क्या है? नंबर वन इज, अच्छा लेट मी शेयर माय स्क्रीन हियर। सही। नंबर वन इज स्पोकन अरबिक, स्ट्रीट अरबिक जिसको आप बोल, ठीक है, नॉर्मली लोग जो बोलते हैं आम तौर पे, उसी से अरबिक लफ्ज अल अरबिया अल आमिया, के आम लोगों की अरबी। ठीक है। एंड दिस इज ओपन, दिस इज वेरी इनफॉर्मल स्लैंग, ऐसे बहुत सारे अल्फाज और भी आ जाते हैं। ठीक है। तो दैट इज स्पोकन अरबिक। सेकंड डिवीजन हमारे पास है फॉर्मल अरबिक, अल अरबिया अल फुसहा। ठीक है। ये वो अरबिक है जिसमें न्यूज़पेपर्स होते हैं, ये वो अरबिक है जिसमें लेक्चर्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े मशहूर शयूख हैं ना, जो हरम के आयमा हैं, जो उलमा हैं अरब के, मशहूर वेल नोन उलमा, वो आपको अक्सर अपने दुरूस देंगे या लेक्चर्स देंगे, तो वो
फुसहा में देंगे, फॉर्मल अरबिक में। और फिर आपके पास आती है क्लासिकल या एंशिएंट अरबिक। ये है वो अरबिक जो ओरिजिनली उस दौर में थी, एंशिएंट टाइम्स में जो अरबिक बोली जाती थी, पढ़ी जाती थी, लिखी जाती थी, ये वो अरबिक है। ठीक है। अच्छा, फुसहा, अच्छा इसमें आप नोट करेंगे कि फॉर्मल अरबिक के सामने ही मैंने अल अरबिया अल फुसहा लिखा हुआ है और क्लासिकल के सामने भी अल अरबिया अल फुसहा लिखा हुआ है। उस डिस्टिंक्शन पे हम आएंगे कि वो क्यों है। ठीक है। अच्छा, पहले बात करते हैं आमिया पे। आमिया वो है जो नॉर्मली अरबिक स्पीकिंग लोग यूज करते हैं। ठीक है। अपनी आम बातचीत में, अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, अपनी मतलब किसी ने जाके शॉवरमा ऑर्डर करना है या किसी ने अपनी गाड़ी सही करवानी है या किसी ने कोई और आपस में काम करना है, घर की आम बातचीत चल रही है, गुफ्तगू चल रही है, उसमें आमिया यूज हो रही है। ठीक है। आमिया में मल्टीपल डायलेक्ट्स आ जाते हैं, मल्टीपल एक्सेंट्स आ जाते हैं, हर कोई अपनी अपनी थोड़ी सी 19-20 आमिया बोलता है। ठीक है। आप हिजाज में जाएंगे, सऊदीया में, तो वो एक अलग उनकी लैंग्वेज है। आप वही अरबी ही आप जाके इजिप्ट में सुनेंगे तो उनकी बिल्कुल अलग है। आप फ़लस्तीन में सुनेंगे तो उनकी एक बिल्कुल ही अलग ही ज़बान है। बोलते अरबी हैं, सब अरबी बोल रहे हैं। लेकिन आप एक अ, फ़लस्तीनी और एक अल्जीरियन को आमने-सामने खड़ा कर दें और उनको एक-दूसरे की बात बड़ी मुश्किल से ही समझ आएगी, अगर वो आमिया बोल रहे हैं तो, अपनी डायलेक्ट को ज़बान बोल रहे हैं। हाँ, अगर फुसहा में बात कर रहे हैं तो फिर समझ आ जाएगी। ठीक है? But again, Fusha is something that you don't speak in. Fusha is like proper English, proper written, or proper Arabic, sorry, proper written Arabic, right? उसमें सिर्फ या तो लेक्चर्स होते हैं या एकेडमिक वर्क होता है या न्यूज़पेपर्स होते हैं। उसमें बहुत खास कॉन्वर्सेशनल अरबिक नहीं होती। ठीक है। अच्छा, तो अब हमने देखा कि आमिया इज असल में हर किसी का माइनर डिफरेंसेस होंगे अपनी ज़बान में। मतलब अरबी में उसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, दिल को बोलते हैं कल्ब। आप लेबनीज का सुनेंगे तो वो बोलते हैं अल्ब। वो कॉफ को अलिफ से हमजा से रिप्लेस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कॉफ पढ़ना इज स्लाइटली इट टेक्स मोर एफर्ट ना। कॉफ आपको प्रोनाउंस करना पड़ता है। अल्ब, कल्ब और अल्ब में मतलब देयर इज वन इजियर एंड वन हार्डर। तो इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि कॉफ को अक्सर वो हमजा से रिप्लेस कर देते हैं। अल्बी हो जाते हैं। ठीक है। फिर इजिप्शियंस जो है, नॉर्मली आप अरबी में सुनेंगे किसी से पूछ रहे हैं क्या हाल है, बोलते हैं कैफ हालक, राइट? इजिप्शियंस को बोलते हैं ज़य्यद बीक। अब क्या उसकी एटिमोलॉजी है, कहाँ से वो आया मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसको ये बोलते हैं, वो उनकी अरबी है। ठीक है। तो दिस इज वेरी कॉमन कि उसमें कोई स्पोकन अरबिक में, आमिया में देयर आर नो रूल्स। हर कोई अपना कहीं ना कहीं से मिक्स करके कुछ ना कुछ बोल देता है। फिर अच्छा, ये तो हो गया डायलेक्टिकल डिफरेंसेस ना। फिर पोस्ट कोलोनियलिज्म के बाद वो एक अलग ही नए तरह के मसले सामने आए। क्या हुआ कि जहाँ पे फ्रेंच का रूल था, वहाँ पे फ्रेंच मिक्स हो गई उनकी अरबी में, उनकी आमिया में। जहाँ पे इंग्लिश का था, वहाँ इंग्लिश मिक्स हो गई। जहाँ पे स्पेनिश का था, वहाँ स्पेनिश मिक्स हो गई। और खासतौर पे अब जो लोग बाहर रह रहे हैं, कोई यूएस में रह रहा है, कोई यूके में रह रहा है, तो उनकी अरबिक में, उनकी आमिया में देयर इज अ बंच ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। हमने जब इसे ईद में, तो हमारे टीचर ने कुछ एग्जाम्पल दी थी। वो कहते कि हम एक दफ़ा एक मस्जिद में थे, इमाम मस्जिद के पास बैठे हुए थे, तो उनके घर से कॉल आई। तो वो घर अपने फ़ोन पे अपनी वाइफ को कहते हैं, "अना लम अशुब।" अच्छा, अना का मतलब मैं, लम नहीं किया, अशुब। वो कहते हैं अशुब मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, ये कौन-सा लफ्ज़ है? तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा उनसे कि आपने क्या बोला ये अभी अभी? कहते हैं, "अना लम अशुब" कि आई हैवंट शॉप्ड येट। तो मतलब उन्होंने कहा कि वो शॉप इंग्लिश का वर्ड लेके उसको शब्बा या शुब्बू अरबी में बना दिया। ठीक है? तो वो असल में इनडायरेक्टली, इनफॉर्मली उनकी अरबी का पार्ट बन गया। इट वाज़न्ट एक्चुअल अरबिक वर्ड, वो शॉप से शब्द बन गया। अना लम अशुब कि आई हैवंट शॉप्ड येट। दिस इज़ वन एग्जांपल। एक और एग्जांपल बड़े मज़े की देते हैं कि कहते हैं मेरा एक दोस्त था, ही वेंट टू इजिप्ट और वहाँ पे वो एक अपार्टमेंट रेंट कर रहा था।
तो वो जो बंदा उसको वो अपार्टमेंट दिखा रहा था, वो उसको कहते हैं, हादिही शक्का मुलय्यत। अब हादिही का मतलब ये, शक्का मतलब अपार्टमेंट। वो कहते हैं मुलय्यत, मुलय्यत मैं पहली दफा सुन रहा हूँ, ये कौन सा लफ्ज। वो पता चला कि मुलय्यत असल में लाइट से लय्यत युलय्यितु मुलय्यत बन गया। अब लाइट इज नो, उसका अरबी में बिल्कुल ही एक अलग लफ्ज बनता है, लेकिन मतलब उसको आप मुनव्वर या नूर से मुनव्वर कर सकते हो, या तो कुछ और कॉन्सेप्ट्स को बना सकते हो, लेकिन मुलय्यत वो लाइट से लय्यत युलय्यितु बन गया था। तो दिस इज एसेंशियली आमिया, उसमें कोई रूल्स नहीं है, कुछ भी कहीं से भी मिक्स हो जाता है कल्चरली, और वो बस लोगों की आम बोलचाल में आ जाता है। ठीक है, तो दैट इज स्पोकन अरबिक। एक और एग्जांपल उसके बड़े मजे देते हैं कि फॉर्मल अरबिक फुसहा में फी का मतलब होता है इन, में। मैं बोलूँ फिल जन्ना यानी कि जन्नत में, ठीक है। फी बैत यानी कि घर में, ठीक है। लेकिन कुछ डायलेक्ट्स में फी का मतलब होता है देयर इज या है, ठीक है। मैं बोलूँ फी सैयारा, गाड़ी है, देयर इज अ कार। मैं बोलूँ फी शक्का, देयर इज एन अपार्टमेंट, अपार्टमेंट है। फी बैत घर है, ठीक है। तो वो कहते हैं वो उर्दू की एग्जाम्पल दे रहे थे कि उर्दू में हम नॉर्मली माफ़ी यूज़ करते हैं सॉरी बोलने के लिए, अपोलोजाइज करने के लिए, ये माफ़ी। वो कहते हैं एक बंदा उधर गया। अच्छा, माफ़ी का मतलब अरबी में बनेगा इस वाले फ़ी के साथ ना, आप अरबी में जाके किसी शॉपकीपर से या किसी से कोई चीज़ माँगो और उसके पास नहीं है, बोलेगा माफ़ी। फ़ी का मतलब था देयर इज़, है। मा का मतलब नहीं, देयर इज़ नन या देयर इज़ नो, नहीं है। तो वो कहते हैं वो एक बंदा उम्रे पे गया पाकिस्तान से, और वहाँ पे हरम में खड़े होके वो मतलब गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, कह रहा है अल्लाह माफ़ी, अल्लाह माफ़ी। और कहते हैं उधर शुरता जो था, पुलिस वाला जो था, पकड़ के उसको मारने लगा। पी पी, अल्लाह है। तो अगेन वो अपोलोजाइज कर रहा था, वो मग़फ़िरत मतलब माफ़ी की दुआ माँग रहा था, और वो समझ रहा था कि ये अल्लाह के ना होने का इकरार कर रहा है, अल्लाह का इनकार कर रहा है एसेंशियली। ठीक है? तो दिस इज़ एसेंशियली क्या बात कर रहे थे हम? आमिया, दिस इज़ स्पोकन अरबिक। अच्छा, अब आते हैं फॉर्मल अरबिक। अच्छा, एक चीज़ याद रहे कि कुरान आमिया में नहीं है, ठीक है? कुरान इज़ नॉट इन स्पोकन अरबिक, थैंक गुडनेस, वरना तो पता नहीं क्या हशर होता। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, आते हैं हम फुसहा पे। अच्छा, फुसहा इज़ फॉर्मल अरबिक। फुसहा में आपको एकेडमिक पेपर्स मिलेंगे, फुसहा में आपको बुक्स मिलेंगी, फुसहा में आपको न्यूज़पेपर्स मिलेंगे, फुसहा में आपको लेक्चर्स मिलेंगे, दुरूस मिलेंगे, ठीक है? अच्छा, फुसहा और क्लासिकल में या फुसहा और एंशिएंट में फिर भी देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। क्यों? ठीक है? फुसहा और एंशिएंट अरबिक में व्हाई इज़ देयर डिफरेंस? अब दिस विल मेक मोर सेंस कि वो जो दोनों के सामने मैंने अल अरबिया अल फुसहा लिखा हुआ है ना, दिस विल स्टार्ट टू मेक अ लिटिल मोर सेंस नाउ। Let me make this bigger. अच्छा, this is al Arabiya al Fusha, sorry, Arabic, Arabic al Ma'asira, ठीक है? This is al Arabiya al Fusha al Fusha al Ma'asira. मासिर निकला है असर से, असर का मतलब होता है जमाना। अल मासिरा यानी कि करंट जमाने की अरबिक। अल अरबिया अल फुसहा अल मासिरा, मॉडर्न फॉर्मल अरबिक। और क्लासिकल जो है, एंशिएंट अरबिक जो है, दैट इज अल अरबिया अल फुसहा अल qad, where did you go, qadima, ठीक है? दिस इज ओल्ड एंशिएंट फॉर्मल अरबिक। तो लोग अक्सर ये मुगालता कर जाते हैं कि जो अरबी पढ़ होते हैं, जो अरबी पढ़ता है नॉर्मली वो फुसहा पढ़ता है, फॉर्मल अरबिक पढ़ता है। लोग
से गलती कर जाते हैं कि भाई सिंस आई एम स्टडीइंग फुसहा एंड कुरान की भी अरबिक क्योंकि स्पोकन नहीं है तो फॉर्मली होगी, तो इसलिए वो कहते हैं कुरान फुसहा में और मुझे कुरान समझ आ जाएगा। ठीक है, यस इफ यू स्टडीइंग फॉर्मल अरबिक, इवन मॉडर्न वाली अल मासिरा ही पढ़ रहे हो आप, तो भी आपको कुरान की बेसिक समझ आ जाएगी, यस। लेकिन अल अरबिया अल फुसहा अल कदीमा में बहुत सारे न्यूएंसेस ऐसे थे जो आपको फिर भी समझ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज की फॉर्मल इंग्लिश और शेक्सपियर के टाइम की फॉर्मल इंग्लिश। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। लैंग्वेजेस इवॉल्व ओवर टाइम और खासतौर पे अरबी में दे रैपिडली इवॉल्व फॉर अ फ्यू बिग रीजंस जिस पे हम बात करेंगे। ठीक है, बट ये असल में जो क्लासिकल और एंशिएंट अरबिक है, दैट इज नॉट, दैट इज द अरबिक जिसमें कुरान है। ठीक है, अल कदीमा वो फुसहा अल कदीमा वो है जिसमें कुरान है। फुसहा अल मासिरा जो फॉर्मल अरबिक करंट है, मॉडर्न है, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑफ द कुरान। दैट इज अ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द कुरान। ठीक है, बट दैट इज नॉट द कंप्लीट लैंग्वेज ऑफ। आप बोलोगे मुझे कंप्लीट फुसहा अल मासिरा आती है, तो आपको कंप्लीट कुरान की अंडरस्टैंडिंग फिर भी नहीं होगी। ठीक है, you will need to refer back to classical। क्यों? अच्छा, पहले तो ये देखो कि what is the history of the Quran। ठीक है, what is the history of Arabic, sorry। अच्छा, इन जब जिस टाइम पे इस्लाम आया अरेबिया में, उस टाइम पे what was happening, what was the state of अरेबिया। इनके इनके नेबर्स जो थे, they were Abyssinians, they were Persians and they were Romans। ठीक है, अब and Romans and Persians are the world's superpowers at the moment। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, एंड दिस हैज बीन द सेम वे फॉर अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स। मतलब अगर हम आफिस के दौर की बात करें ना, तो इससे पहले फॉर अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स ये ऐसा ही रहा है। ठीक है, कि अरब इटसेल्फ जो है खाली है, डेजर्ट लैंड है, देयर इज barely no water, there is nothing, कोई एग्रीकल्चर नहीं है, कोई खास ट्रेड नहीं है, कुछ very sparsely populated। और ऑब्वियसली ऑयल तो उस टाइम पे था नहीं, मतलब था तो लेकिन उसको काम नहीं डिस्कवर नहीं हुआ था। और there was no benefit to basically Arabia। Arabia was just Bedouin people, Bedouin culture, empty desert। There was no value to the land। ठीक है, तो even though normally सुपर पावर्स का, खासतौर पे उस टाइम के सुपर पावर्स का ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस हुआ करती थी कि दे वुड वांट टू एक्सपैंड देयर एम्पायर एंड दे वुड वांट टू कॉन्कर मोर प्लेसेस। लेकिन दे वर लाइक हम पागल हैं कि हम इतनी फौज भी उधर भेजें, उतने गंदे लैंडस्केप में, इतनी गंदी ज्योग्राफी में, और उधर प्रोवोकेशन भी हो, उस लड़के कोई वैल्यू भी नहीं है, बोलेगी हम लोग को खास हासिल भी नहीं होने वाला। और अगर हमने वहाँ फोर्सेस भेजी तो क्या होगा कि मतलब लेट्स से अगर पर्शियंस ने भेजी तो रोमन्स वहाँ से एग्रेशन शुरू कर देंगे, और रोमन्स ने पहले भेजी तो पर्शियंस इधर से काउंटर डिफेंसिव शुरू कर देंगे। ठीक है, तो दे वर लाइक कोई फायदा नहीं है, व्हाई व्हाई गेट इन्वॉल्वड इन अ वॉर। कर सकते हैं, इट कैन डू इट, इट्स पॉसिबल, बट देयर इज नो एक्चुअल वैल्यू टू इट ना, प्लॉजिबल नहीं, फायदा कुछ नहीं। तो दे जस्ट लेफ्ट इट अलोन ना, पर्शियंस ने कुछ छेड़ा ना रोमन्स ने कुछ छेड़ा, एबिसिनियंस ने कोई खास हाथ नहीं लगाया, बेसिकली ऑल लेफ्ट अलोन। ठीक है, अच्छा, अब व्हाट इज द इशू नाउ। इशू ये आता है कि सॉरी इशू नहीं, होता क्या है इससे कि पीपल व्हेन दे आर लेफ्ट अलोन व्हाट डू दे टॉक टू ईच अदर। और तो कोई एक्सटर्नल तो इन्फ्लुएंस है नहीं ना बात करने के लिए। सही है, कुछ लोग जाया करते थे बाहर कुछ ट्रेड के लिए, पर वही लोग बाहर जाते थे अपना ट्रेड ट्रेड करते थे, आ जाते थे। देयर वाज नो एक्सटर्नल पीपल कमिंग इनटू अरेबिया। when that happens, what happens is कि किसी भी जगह में जब ऐसा होता है कि they're isolated, they're alone, तो उनकी जो लैंग्वेज होती है वो रिफाइन हो जाती है, वो प्योर हो जाती है। ठीक है, लेट मी गिव यू प्रैक्टिकल एग्जांपल। कुछ दो लोग बहुत लंबे अरसे से दोस्त हैं, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं,
अच्छा, ओवर टाइम दे डेवलप सॉर्ट ऑफ कोड, मतलब जानबूझ के नहीं, बट वो अनइंटेंशनली इनवॉलंटरली एक चीज ऐसी होती है, आपके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी बन जाती है कि यू हैव कोड। ठीक है, आप जो बात करते हो वो आप दोनों को समझ आती है, किसी तीसरे बंदे को समझ नहीं आती। ठीक है, तो अरब्स में भी ऐसा ही हुआ कि उनका कोड ऐसा बन गया था कि इनको तो आपस में बहुत अच्छी समझ आती थी, अपनी एक दूसरे की बातें बहुत रिफाइन हो गई थी अरबिक। ठीक है, कोई और जो बाहर से आता था उसको समझ नहीं आती थी। राइट, तो ये अपने आप को अरबी बोलते थे, कोई बाहर से जो आ रहा होता था उसको समझ नहीं आई तो उसको अजमी बोलते थे। अजमी का मतलब होता है रिटार्डेड। ठीक है, उसको अजमी बोलते थे, उसको लाइक हिकारत नजर से देखते थे, ये तो बेवकूफ है, इनको समझ ही नहीं आती। ठीक है, और असल में ये उनके लिए एक सोर्स ऑफ प्राइड भी बन गया था। किसी भी नेशन को बनने के लिए ना अपनी एक सोर्स ऑफ प्राइड चाहिए होती है। अब कोई अपनी किसी प्रोडक्शन पे, लेट्स से किसी के पास फ्रूट बहुत अच्छे होते हैं, कोई भी एरिया उसको अपनी वो बना लेता है। किसी के पास किसी चीज़ की प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है, वो उसको अपनी प्राइड बना लेता है। किसी के पास मौसम बहुत अच्छा होता है, वो उसको अपनी प्राइड बना लेता है। इनके पास कुछ भी नहीं था, ना कुछ उगता था, ना इनके पास ज़्यादा ट्रेड होता था, मतलब इनके पास कुछ भी नहीं था ना। इन्होंने अपनी प्राइड बनाया अपनी लैंग्वेज को। इनके पास कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज बना। लैंग्वेज जो है ना हमारी, ये हमारी सोर्स ऑफ प्राइड। हमें आती है, ये हम अरबी हैं, हमारा कोड, हमारी इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी फसीहो बलीग ज़बान हमारी, और ये अजमी रिटार्डेड लोग हैं, इनको समझ नहीं आती। ठीक है, और क्योंकि लैंग्वेज को अपना सोर्स ऑफ प्राइड बना लिया था, तो देवर, मतलब क्या तो इनके पास लिटरेचर की वैल्यू थी, क्या तो शुअरा को, शायरों को ये इतने पेडेस्टल पे रखते थे, और बड़ी वाह होती थी, और बड़ी बहुत इंटरेस्ट था शायरी में और लिटरेचर में, आर्ट में। ठीक है, तो ये तो था जब तक इस्लाम नहीं आया। ठीक है, ये रहा कि उनकी अपनी लैंग्वेज प्राइड भी थी, लैंग्वेज प्योर भी थी, रिफाइंड भी बहुत थी, और उसमें किसी और को समझ नहीं आती, सिर्फ इन्हीं को समझ आती, क्योंकि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कोई नहीं था। मतलब मैं बोलूँ कि इंग्लिश और हिंदी में बहुत सारे कॉमन अल्फाज हैं, इसलिए कोई हिंदी बोले तो किसी उर्दू स्पीकिंग को भी मोरलेस समझ आ जाती है, और कोई उर्दू बोले तो किसी हिंदी स्पीकिंग को भी मोरलेस समझ आ जाती है। लेकिन कोई दो लैंग्वेज इनका आपस में कोई ओवरलैप ही ना हो, मैंने फ्रेंच की कोई लफ्ज़ लिए ही ना हो अपनी ज़बान में, तो ना फ्रेंच को मेरी ज़बान समझ आनी है, ना मुझे फ्रेंच की ज़बान समझ आनी है, बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है? तो ये हुआ था इनके साथ। अच्छा, अब जब फ़ास्ट फॉरवर्ड टू जब इस्लाम फैलना शुरू हो जाता है, when Islam is victorious, अब इस्लाम फैल, अब within a very short time span, within a few decades, Islam is in Asia, it's in Rome, it's in Persia, it is in, मतलब, a very vast amount of non-Arab population is now entering into Islam. अच्छा, अब when they've entered into Islam, तो ये सारे they are new students of Arabic, क्योंकि अरब इस्लाम की जितनी भी बेसिक नॉलेज है that is all in Arabic, क्योंकि अरब से निकला, कुरान अरबी में, हदीस अरबी में, फिक्र का जितना अर्ली काम वो सारा अरबी में, तो सब कुछ अरबी में था। वो सारा अब उनको अगर इस्लाम सीखना था तो अरबिक में सीखना था। ठीक है, और अच्छा, the thing about new students of any language is that they are terrible at the language, मतलब it is a fact of life ना। कोई भी नई एक लैंग्वेज सीखना शुरू करेगा तो शुरू में तो ऑब्वियसली they're going to be terrible, they might improve with time, but शुरू में they're going to be terrible speakers of that language। तो ये हुआ था इसके साथ, अरबी के साथ, एकदम से within like very small number of years इस्लाम इतना फैल गया था, and you had so many new Arabic speakers and they were terrible at it, right? और फिर बहुत सारे लोगों को आना था मक्का और मदीना, लोगों को उम्रा करने आना था, लोगों को इल्म हासिल करने आना था, लोगों को सीखने आना था, लोग वैसे मतलब शहर नबी से करीब रहना चाहते थे, तो लोग आके यहाँ सेटल होने लगे। और ये इसकी वजह से अरबिक इतनी ज़्यादा डिग्रेड हुई, इतनी तेज़ी से डिग्रेड हुई कि इवन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक कौल मिलता है कि वो
कहीं बाहर चल रहे थे और उन्होंने 2 बच्चों को, 2 अरब अरब बच्चों को खेलते देखा, वो आपस में बात कर रहे थे, अरबी में बात कर रहे थे और वो कहते हैं कि ये तो हमारी ज़बान ही नहीं है, ये क्या बात कर रहे हैं? मतलब इट्स नॉट कि ही कुडन्ट अंडरस्टैंड इट, बट असल में कंसर्न शो कर रहे थे कि यार ये हमारी ज़बान का क्या हुआ? यानी कि ये बिल्कुल उस दौर में, सहाबा के दौर में से ये काम होना शुरू हो गया था कि अरबिक हैड स्टार्टेड डिग्रेडिंग सो फार कि उनको नज़र आना शुरू हो गया था कि यार वी आर लूजिंग अरबिक, ठीक है? तो एंड दिस वाज़ प्रैक्टिकली बिकॉज़ ऑफ अस। आई मीन बाय अस आई मीन नॉन अरब्स, क्योंकि इतना ज़्यादा एक इन्फ्लक्स ऑफ नॉन अरब मुस्लिम्स हुआ कि Arabic was just bound to degrade and bound to fall, ठीक है? और मतलब the source of this was इस्लाम। इस्लाम की वजह से अरबिक डिग्रेड हुई, ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया और ये एक बहुत नेचुरल चीज़ है, ये हर लैंग्वेज के साथ होता है, ठीक है? किसी भी अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी गाइस। अच्छा, किसी भी लैंग्वेज में जब किसी भी एरिया में जब बहुत सारे एकदम से फॉरेनर्स का इन्फ्लक्स होता है, तो द लैंग्वेज स्टार्ट्स डिग्रेडिंग, द लैंग्वेज डिग्रेड्स फास्ट, ठीक है? ये आप कहीं भी देख लो, या दुनिया में आज देख लो, जब इतना माइग्रेशन और इतनी क्या कहते हैं इसको, इमिग्रेशन होने लगी है, तो द लैंग्वेज स्टार्ट्स टू गो टू क्रैप, लैंग्वेज का बेड़ा गर्क हो जाता है, बिकॉज everyone is bringing their own words and their own grammar and their own logic into the language, और ओरिजिनल लैंग्वेज की वो प्योरिटी बाकी नहीं रहती। मतलब यू लुक एट दी सिटीज, लेट्स से इस्लामाबाद देख लो, ठीक है? अब इस्लामाबाद में देयर इज अ मिक्स ऑफ जस्ट अबाउट एवरी काइंड ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? उर्दू स्पीकिंग भी है, पठान भी है, पंजाबी भी है, वेरी फ्यू बलोचीज भी है, सिंधी भी है, ठीक है? यहाँ की किसी की उर्दू सुन लो आप, या यहाँ की किसी की पंजाबी सुन लो, उसको आप कंपेयर करो विद समवन हु, मतलब किसी विलेज में, किसी देहात में जो पंजाबी बोलता है, दैट इज अ लॉट मोर प्योर, राइट? तो द सेम लॉजिक अप्लाइज टू अरब। जब इतनी ज़्यादा इमिग्रेशन हुई, इतने ज़्यादा नए लोग आए, तो इट वाज बाउंड टू टेक अ हिट, एंड इट डिड। वो सहाबा ने भी नोटिस किया, वो बहुत सारे मेजर उलमा ने भी नोटिस किया कि एक्चुअल लैंग्वेज खराब हो रही है, ठीक है? और उसके लिए, और मतलब दूसरी बात ये नोटिस की कि सबसे ज़्यादा खराब हो रही है सिटीज़ में, ठीक है? बाहर फिर कुछ सही है, मतलब आप अरब के ही थोड़े गाँव-शाँव या छोटे उसमें चले जाओ, सिटी सेंटर से दूर चले जाओ, आपको फिर वो टच ऑफ अरबिक, ओरिजिनल अरबिक मिल जाएगा, लेकिन मेन सिटी में सवाल ही पैदा नहीं होता। इतने लोग आ गए हैं कि अरबिक अब खराब हो गई, करप्ट हो गई है आपकी, ठीक है? तो and this is his scholars did the really extensive work of protecting the language, ठीक है? हमें 2 प्रोटेक्शन कैंपेन्स के बारे में तो बहुत बताया जाता है, लेकिन इस तीसरी के बारे में बहुत कम बताया जाता है। इस्लाम की हिस्ट्री में 3 प्रोटेक्शन कैंपेन्स चली हैं। फर्स्ट वन वाज़ फॉर कुरान, ठीक है? कुरान जमा करना, कुरान को महफूज़ करना। फिर दूसरी वाज़ फॉर हदीस, ठीक है? हदीस को आप के मनक़ूलात को जमा करना। और तीसरी वाज़ फॉर अरबिक, कि एक्चुअल ट्रू प्योर अरबिक को कैप्चर करना, ताकि ये अरबिक खत्म ना हो जाए। ऐसा ना हो कि बाद में आने वालों को असल मफहूम और असल मानी कुरान के पता ही ना चल सके, क्योंकि असल में वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, ठीक है? तो इसलिए बहुत सारे स्कॉलर्स ने जो इतना इतना ट्रैवल किया, इतने लंबे लंबे सफ़र किए सहरा में अरब के, उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि दे वांटेड टू गेट a true sense of the language. They wanted to get a true command over the language, जो असल language थी उस टाइम की, as opposed to the corrupted language जो cities की हो गई थी। And by the way, मैं corrupt use कर रहा हूँ, word corrupt not in the sense कि it was bad or anything, but it's a natural consequence of having that many people at it ना। Islam was victorious, Islam gained a lot of popularity, लेकिन Arabic had to take the hit for that, ठीक है? उस अरबिक को प्रिजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसका थैंक गॉड कि उसका काम स्कॉलर्स ने किया, क्योंकि वरना आज
हमारे आज तो वैसे भी हमारे पास अरबिक नहीं है, ठीक है? उस अरबिक तक पहुँचने के लिए वो बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, किताबों से गो थ्रू होना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। कदीमा आज बोली नहीं जाती। Al-Arabiya al-Fusha al-Qadima has died in the deserts of Arabia. ठीक है? तो again, if we want to understand the true context of the Quran, the true meaning, the true depth, the true nuance of the Quran, तो हमें जाना पड़ेगा वापस कदीमा में, हमें कदीमा देखनी पड़ेगी और कदीमा के लिए there's a lot of research required. मतलब हमें हमारे टीचर ये बताते हैं कि भाई आपको अगर कुरान का बहुत बेसिक मतलब समझना है, जस्ट वन स्टेप अबव ट्रांसलेशन, तो फिर आप फुसहा सीखना शुरू करो। ठीक है, आपको फुसहा समझ आएगी, आपको एक बेसिक मतलब ऑटो पे समझ आना शुरू होगा। अच्छा देखो ये लिखा हुआ है, उसका ये मतलब और ये कॉन्टेक्स्ट बनता है। लेकिन आपको अगर ट्रू डेप्थ ऑफ कुरान नॉलेज चाहिए, तो फिर आपको पता है क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा हदीस की लैंग्वेज को, आपको पढ़ना पड़ेगा उस टाइम की लिटरेचर को, उसको दौर जाहिलियत का लिटरेचर कहते हैं। दौर जाहिलियत की जो शायरी है ना, इस्लाम से पहले दौर की, आपको वो पढ़नी पड़ेगी। आपको उसका लिटरेरी एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कौन सा वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में किस मतलब के लिए यूज होता था। उनके उस टाइम की रोजमर्रा की बोलचाल में क्या अल्फाज थे, क्या एक्सप्रेशंस थे, उनकी बातचीत में क्या मुहावरात यूज होते थे। आपको वहां तक जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको डेप्थ ऑफ कुरान अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। दिस इज अल कदीमा। फुसहा उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट, मॉडर्न फुसहा। ठीक है, असल में इफ यू वांट द ट्रू डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू वांट कदीमा। और इसको जस्ट टू एंड इट, इसको समझने के लिए व्हाट इज द डिफरेंस, हमारे टीचर समझाते थे कि से यू हैव ग्लासेस, ठीक है, यू वेयर ग्लासेस या यू हैव अ कैमरा विद अ लेंस ऑन, ठीक है, और उन ग्लासेस के लेंस पे, कैमरा के लेंस पे मट्टी है, ठीक है। अब यू डोंट नो कि मट्टी है, यू आर लुकिंग थ्रू इट एंड यू आर सीइंग कि यार चीजें शार्प नजर आ रही हैं, खराब खराब है, मतलब ठीक है नजर आ रहा है मुझे कि क्या है, मुझे मैं अंधा नहीं हूँ बिल्कुल, लेकिन धुंधली सी नजर आ रही है, गंदी सी नजर आ रही है, राइट? दैट इज लुकिंग एट द कुरान थ्रू फुसहा। आपको फुसहा आती है, आप कुरान पढ़ोगे, आपको वो एक नॉन शार्प बट स्टिल समवेयर इन द राइट मीनिंग समझ आ जाएगा, ठीक है। वो स्पेसिफिक्स, वो डिटेल, वो डेप्थ नहीं होगी, लेकिन जनरल शेप समझ आ जाएगी कि जनरल बात ही हो रही है, ठीक है। लेकिन कदीमा इज एक्चुअली व्हेन यू क्लीन दोज ग्लासेस। आपने जब लेंस चेंज किया, ये लेंस साफ किया, फिर उस साफ लेंस से देखा, तो वही डायमंड जो आपको गंदे लेंस से बस ठीक है सही है नजर आ रहा है कि इट्स अ डायमंड एंड इट स्पार्कल्स, और ठीक है सही है फाइन, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो आपको जाएगा कि ओह माय गॉड इसका स्पार्कल कितना प्यारा है, और इसकी इंटरनल डिटेल, इसकी ईच एंड एवरी लाइन कितनी खूबसूरत है, वो आपको कदीमा के लेंस से देख के नजर आएगी। तो दैट इज द लिटरेरी बेसिस ऑफ द कुरान। आपको ये बातें तब जाके समझ आएंगी जब आप इसमें से होके गुजरेंगे, कदीमा को पढ़ के, और फिर आप कुरान को देखेंगे, फिर आपको समझ आएगा कि ओ असल बात तो ये थी। मुफस्सिरीन ने ऐसे नहीं 40 जिल्दों की तफासीर लिखी कुरान पे, उन्होंने उस लेंस से कुरान को देखा है, तो फिर उस पे इतना लिखा है। एक आयत पे ऐसे नहीं 4-4 पेज लिख गए। तो दैट इज आई थिंक the that is enough for today. This was the basic foundation of हमारी बात आगे. This was essentially just me giving you a touch of what it means to appreciate the literary beauty and the literary elegance of the Quran. ठीक है, और इंशाल्लाह बहुत सारी एग्जांपल्स के थ्रू, बहुत सारी डिफरेंट आयात के थ्रू हम इसको मजीद खोलेंगे आगे कि क्या किस तरह अल्लाह ने यहाँ पे फला वर्ड यूज किया, उसका ये कॉन्टेक्स्ट और ये मीनिंग और ये कॉनोटेशन थी, और यहाँ पे इस लफ्ज के बजाय ये लफ्ज यूज होता, तो इमिडिएट सुनने में तो सही लगता, लेकिन वो इफेक्ट, वो न्यूआंस नहीं होता
जो इस लफ्ज़ से आए, ठीक है? तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही और अल्लाह ने तौफ़ीक दी, इसको कंटिन्यू रखेंगे। प्लीज़ आई एक्सपेक्ट यू गाइज़ टू जॉइन दिस सेशन क्योंकि डिस्कशन होती है इस तरह की चीज़ें तो मज़ा आता है। दिस इज़ नॉट जस्ट मी सिटिंग डाउन एंड स्पीकिंग और मैंने बस लेक्चर दिया और ख़त्म हो गया। फिर ना मुझे मज़ा आता है, ना आप लोगों को मज़ा आएगा उस तरह से। प्लीज़ मुझे बता दो इफ द टाइमिंग इज़ इनकन्वीनिएंट फॉर यू गाइज़, टाइमिंग थोड़ी-सी एडजस्ट कर लेते हैं। बट इंशाल्लाह इसको ऐसे ही रखेंगे, 1 घंटे से ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाएँगे इसको और we will try our best to make this as beneficial for everyone as possible. आज के लिए इतना ही। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاكم الله خيرا السلام عليكم